हम यहाँ नूह के जहाज के दाहिनी ओर चल रहे हैं और यहाँ संरचना का मध्य भाग है और आप देख सकते हैं कि जहाज कितना विशाल रहा होगा। दुनिया को सिखाया गया था कि नूह का जहाज केवल एक किंवदंती थी, आस्था में रची गई एक प्राचीन कहानी थी। अब माउंट अरारत पर एक सीलबंद कक्ष की खोज कर रहे वैज्ञानिकों का दावा है कि वे आखिरकार एक ऐसी संरचना के अंदर पहुंच गए हैं जो उसके विवरण से मेल खाती है। उन अंधेरे बर्फीले कमरों में उन्होंने जो कुछ भी दर्ज किया वह न तो जानवरों के अवशेष थे और न ही खाली बीम, बल्कि कुछ बेहद विचित्र था। यह क्या हो सकता है जो हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह बदल देगा? आर्क की खोज। कई पीढ़ियों से लोग प्राचीन काल के एक विशाल जहाज की बात करते आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। हालांकि हालात तब बदल गए जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने पूर्वी तुर्की के पहाड़ों में छिपी एक अजीब आकृति का अध्ययन करने का फैसला किया। यह शांत जगह व्यस्त शहरों से दूर माउंट अरारात के पास शुष्क ऊबड़ खाबड़ भूमि में स्थित थी। जब लोगों ने हवाई जहाज से इस जमीन को देखा तो उन्हें यह एक लंबी अंडाकार आकृति में खुदी हुई दिखाई दी, जो धरती में जमी हुई एक विशाल नाव की रूपरेखा जैसी लग रही थी। आसपास रहने वाले लोग वर्षों से इसके बारे में बातें करते रहे थे, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पर बारीकी से गौर करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या यह जगह कोई खास चीज हो सकती है। इस भू आकृति को डेरुपिनार स्थल नाम दिया गया। यह 500 फीट से भी अधिक लंबा था। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्राचीन कथाओं में वर्णित लंबाई से मेल खाता है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि यह वास्तव में क्या था, लेकिन इसकी आकृति ने कई लोगों में जिज्ञासा जगा दी। पुरानी कहानियों को नजरअंदाज करने के बजाय शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिट्टी के नीचे क्या है यह देखने के लिए नई मशीनों का उपयोग करने का फैसला किया। वे ऐसे उपकरण और विशेष कैमरे लाए जो मिट्टी और चट्टानों के आर पार देख सकते थे। जब टीम ने स्कैन शुरू किया तो उन्हें लगा कि उन्हें चट्टानों की सामान्य परतें दिखाई देंगी। उस इलाके में कई पहाड़, मिट्टी और प्रकृति द्वारा निर्मित विचित्र आकृतियां थीं, लेकिन उनकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीरों ने उन्हें चौंका दिया। संकेतों से लंबी सीधी रेखाएं दिखाई दीं जो सामान्य चट्टानों और मिट्टी जैसी नहीं लग रही थीं। गहराई में ये आकृतियां इतनी सुव्यवस्थित और संगठित थीं कि आकस्मिक होना असंभव लग रहा था। आकृतियां केंद्र से गुजरती लंबी गलियों जैसी दिख रही थीं, मानो धरती के नीचे इंसानों द्वारा निर्मित किसी ढांचे को छिपाया गया हो। स्कैन में ऐसे हिस्से भी दिखाई दिए जो एक दूसरे के ऊपर रखे स्तरों जैसे लग रहे थे, जिससे शोधकर्ताओं को अलग अलग मंजिलों वाली किसी इमारत की याद आ गई। शोधकर्ताओं को यह बात अजीब लगी कि इस आकार और स्थिति में ऐसी जगहें प्राकृतिक रूप से कैसे बन सकती हैं। उन्हें कुछ अलग अलग आंतरिक क्षेत्र भी दिखाई दिए जो सीधी रेखाओं से विभाजित कमरों जैसे लग रहे थे। तस्वीरें धुंधली थीं और उन्हें और अधिक अध्ययन की आवश्यकता थी, लेकिन इनसे टीम को यह विश्वास हो गया कि वे साधारण चट्टानों से कहीं अधिक कुछ देख रहे हैं। जब उन्होंने संरचना के अंदर की मिट्टी का परीक्षण किया तो उनकी रुचि और भी बढ़ गई। अंदर से ली गई मिट्टी में बाहर की मिट्टी की तुलना में अधिक जैविक पदार्थ थे। इसका मतलब है कि अंदर की मिट्टी में उन चीजों के अधिक अंश थे जो कभी जीवित थीं, जैसे लकड़ी या अन्य पदार्थ जो धीरे धीरे विघटित हो गए थे। कुछ नमूनों में पोटेशियम जैसे कुछ खनिजों की मात्रा भी भिन्न पाई गई और यह मिट्टी आसपास की भूमि की तुलना में अधिक अम्लीय थी। उस आकृति के ऊपर उगने वाले पौधे भी उसके आसपास के पौधों से थोड़े अलग थे। इससे यह संकेत मिलता है कि मिट्टी के नीचे जो कुछ भी मौजूद है वह हजारों वर्षों बाद भी जमीन की व्यवहारिकता को प्रभावित कर रहा होगा।
शोधकर्ताओं ने पास के उन पत्थरों का भी अध्ययन किया जो विशालकाय ब्लॉकों के आकार के थे और जिनके ऊपरी हिस्से में छेद थे। ये पत्थर पूरे इलाके में बिखरे हुए थे और स्थानीय लोगों का मानना था कि ये सदियों से वहीं पड़े थे। कुछ पूर्व खोजकर्ताओं का मानना था कि इन पत्थरों का इस्तेमाल बहुत पहले किसी विशाल जहाज को स्थिर रखने के लिए किया गया था। कोई भी इस विचार को साबित नहीं कर सका, लेकिन इनकी मौजूदगी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इस क्षेत्र के कई परिवारों के पास दादा दादी से चली आ रही उस विचित्र भू आकृति और उसके आसपास की वस्तुओं से संबंधित कहानियां थीं। उनकी कहानियों को प्रमाणित नहीं किया जा सका, लेकिन वे दर्शाती हैं कि यह स्थल कितने लंबे समय से आसपास रहने वाले लोगों को आकर्षित करता रहा है। वर्षों पहले इस क्षेत्र का दौरा करने वाले खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्हें लकड़ी के ऐसे टुकड़े मिले थे जो समय के साथ पत्थर में परिवर्तित हो गए थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि जमीन में लोहे की धारियां थीं जो पुराने कीलों या धातु के टुकड़ों की ओर इशारा करती थीं। इन दावों पर काफी बहस हुई और सभी विशेषज्ञ इन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इनसे यह समझने में मदद मिली कि यह क्षेत्र नए शोध दल का ध्यान क्यों आकर्षित करता रहा। तुर्की सरकार ने दशकों पहले इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और इसे प्राचीन कथा से जुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया। इससे दावों की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन यह जरूर पता चला कि इस जमीन का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। नए स्कैन ने इस रुचि को फिर से जगा दिया, क्योंकि उनसे संकेत मिला कि मिट्टी के नीचे कुछ असामान्य चीज दबी हो सकती है। इस नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे शोधकर्ता उत्साहित तो थे, लेकिन सीमाओं के प्रति ईमानदार भी थे। उन्होंने बताया कि तस्वीरों से किसी संरचित संरचना का संकेत मिलता है, लेकिन भविष्य में और अधिक खुदाई या गहन परीक्षणों से ही यह पुष्टि हो सकती है कि क्या इस संरचना में कभी लकड़ी का ढांचा या मानव निर्मित कोई वस्तु थी। दुनिया भर के कई लोग इस पर्वत पर बारीकी से नजर रख रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद यह सुदूर अतीत का कोई अंश छिपाए हुए हो। नूह के जहाज पर शोध की पृष्ठभूमि। आधुनिक औजारों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले खोजकर्ताओं और यात्रियों ने तुर्की और आर्मेनिया की बर्फीली चोटियों के पास पाई जाने वाली अजीब आकृतियों और पुरानी लकड़ी की बीमों के बारे में कहानियां सुनाई थीं। ये शुरुआती दावे अक्सर पर्वतीय चरवाहों, सैनिकों या साहसी लोगों से आते थे, जिन्होंने भूस्खलन या बर्फ पिघलने के बाद असामान्य वस्तुएं देखने का दावा किया था। उनकी किसी भी कहानी को साबित नहीं किया जा सका, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा की एक लहर पैदा कर दी, जिसका अनुसरण दूसरों ने किया। लोग इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे, जिससे ठोस सबूत न होने के बावजूद रहस्य जीवित रहा। 1900 के दशक की शुरुआत में अरारात नामक पर्वत के बारे में खबरें व्यापक रूप से फैलने लगीं। कुछ पर्वतारोहियों ने कहा कि उन्होंने बर्फ में दबी एक काली संरचना देखी थी। कुछ अन्य लोगों ने लकड़ी के लट्ठों से भरी गुफाओं का वर्णन किया। इनमें से कई कहानियां युद्धकालीन पायलटों या सैनिकों से मिलीं, जिन्होंने संघर्षों के दौरान इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। कुछ का दावा है कि उन्होंने बर्फ के नीचे एक विशाल आकृति देखी जो जहाज के आकार की थी, लेकिन खराब मौसम, चल रहे युद्धों और सीमित उपकरणों के कारण वे कभी वापस नहीं लौट सके और अपने देखे हुए को साबित नहीं कर सके। समय बीतने के साथ लोगों को एहसास हुआ कि इनमें से कुछ कहानियां गलतफहमियों, मौसम और प्रकाश के प्रभावों या साधारण अतिशयोक्तियों से भरी हुई थीं। फिर भी कहानियों ने रहस्य को जीवित रखा और लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। बाद में 1900 के दशक के मध्य में लोगों की रुचि फिर से जागृत हुई। शीत युद्ध के दौरान कुछ लोगों का मानना था कि जासूसी उपग्रहों ने
माउंट अरारात पर नाव जैसी आकृति की तस्वीरें खींची थीं। यह पर्वत खड़ी ढलान वाला, बर्फ से ढका हुआ और बेहद दुर्गम था। राजनीतिक तनाव के कारण विदेशियों के लिए भी यहां जाना खतरनाक था। इन उपग्रह चित्रों ने काफी हलचल मचाई, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में स्पष्ट किया कि तस्वीरों में दिख रही आकृति संभवतः केवल परछाई, चट्टानें या बर्फ की चोटियां थीं। कोई भी ठीक से जांच करने के लिए पर्याप्त करीब नहीं जा सका, इसलिए ये दावे धीरे धीरे निराधार हो गए। 1950 के दशक के अंत में इल्हान दुरुपिनार नामक एक तुर्की कप्तान ने मानचित्रण के उद्देश्य से ली गई हवाई तस्वीरों में एक असामान्य आके अंडाकार आकृति देखी। यह आकृति बर्फीली चोटी पर नहीं, बल्कि मुख्य पर्वत से कई मील दक्षिण में एक नरम ढलान पर थी। इसकी रूपरेखा चिकनी और नाव जैसी दिखती थी, जो प्राचीन कीचड़ प्रवाह से बनी एक रिज पर स्थित थी। 1960 के दशक में जांचकर्ताओं ने इस स्थल का दौरा किया, लेकिन उनका मानना था कि यह केवल एक प्राकृतिक चट्टान संरचना थी। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों में लावा, कीचड़ और पानी की परतों से बना है। शुरुआती सर्वेक्षण में इसकी आकृति को दिलचस्प बताया गया, लेकिन मानव निर्मित नहीं। उन शुरुआती परीक्षणों के बाद यह स्थल फिर से शांत हो गया। अधिकांश लोग इसके बारे में भूल गए थे। फिर भी कुछ खोजकर्ताओं को संदेह था कि यह आकृति अधिक ध्यान देने योग्य है। उनमें से एक रॉन वाइट थे, जिनकी इस कहानी के प्रति दीवानगी ने इस स्थल को दुनिया में नाव से संबंधित सबसे चर्चित स्थानों में से एक बना दिया। उन्होंने 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक में बार-बार उस भू आकृति का दौरा किया। उन्होंने ऐसी वस्तुएं एकत्र कीं जिनके बारे में उनका मानना था कि वे एक प्राचीन लकड़ी के जहाज से जुड़ी हुई हैं। उनके दावों ने विश्व भर में रुचि जगाई, लेकिन आलोचकों ने तर्क दिया कि उनकी खोजें या तो प्राकृतिक खनिज थे या भूवैज्ञानिक विशेषताओं की गलत समझ थी। उनके काम से इस स्थल पर दोबारा ध्यान गया, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच इस पर काफी विवाद बना रहा। इसी बीच अलग-अलग पर्वतीय क्षेत्रों से भी नावों से संबंधित दावे सामने आने लगे। कुछ समूहों ने अरारात की बर्फ की चादर पर लकड़ी के कक्ष मिलने का दावा किया, लेकिन जब विशेषज्ञों ने तस्वीरों की जांच की तो उन्हें कृत्रिम संरचनाओं या गलत तरीके से पहचानी गई प्राकृतिक बर्फ की गुफाओं के संकेत मिले। भूवैज्ञानिकों ने जनता को याद दिलाया कि बर्फ और चट्टानें मिलकर कमरे या बीम जैसी आकृतियां बना सकती हैं। समय के साथ सहायक साक्ष्यों की कमी, असंगत तस्वीरों या अविश्वसनीय परीक्षणों के कारण ये दावे निराधार साबित हुए। पुरातत्वविदों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि नाव को खोजने के लिए सटीक विधियों, भौतिक नमूनों, अन्य वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षित परीक्षणों और स्पष्ट भूवैज्ञानिक तर्क की आवश्यकता होगी, न कि केवल सनसनीखेज तस्वीरों या जल्दबाजी में की गई घोषणाओं की। एक अन्य स्थान जिसने ध्यान आकर्षित किया वह था माउंट कुटी, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन लेखों में मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क था कि नाव अरारत के बजाय संभवतः वहीं उतरी होगी। उन्होंने इस क्षेत्र में मौजूद खंडहरों और पुरानी परंपराओं का हवाला दिया। हालांकि ये सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय सांस्कृतिक कहानियों पर अधिक निर्भर थे। भौतिक निष्कर्षों के अभाव में ये विचार ठोस खोजों के बजाय संभावनाएं ही बने रहे। दशकों तक दुनिया ने इसी पैटर्न को दोहराते हुए देखा। किसी ने एक खोज की घोषणा की, तस्वीरें प्रकाशित हुईं, कुछ समय के लिए उत्साह का माहौल छा गया। फिर शोधकर्ताओं ने सबूतों की जांच की और समस्याएं पाईं। कभी-कभी उचित अध्ययन के लिए उस स्थान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था।
कई बार सुराग कमजोर थे या गलतफहमी साबित हुए। रॉन नाम का वह व्यक्ति, रॉन वायट जिज्ञासा और जुनून से भरा हुआ था। उसने पुरातत्व का प्रशिक्षण नहीं लिया था और न ही उसने स्कूल में चट्टानों या प्राचीन स्थलों का अध्ययन किया था। उन्होंने टेनेसी के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम किया। उनका काम सर्जरी से पहले मरीजों को बेहोश करने में मदद करना था। लेकिन लाइफ पत्रिका में एक तस्वीर देखने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। तस्वीर में पूर्वी तुर्की में एक अजीबोगरीब नाव के आकार की आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति उनके मन में बस गई। उन्हें लगा कि यह नूह के जहाज के अवशेष हो सकते हैं, और उस क्षण से उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष उस स्थल का दौरा करने और लोगों को अपने सिद्धांत के बारे में बताने में बिताए। व्याट की दुरापानार संरचना की पहली यात्राएं 1970 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुईं। वे बार बार वहां गए और अपने विचारों पर विश्वास करने वाले अन्य लोगों को भी साथ ले गए। ईसाई समुदायों के कुछ जाने माने लोग उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने बताया कि समय के साथ उन्हें कई तरह के सबूत मिले। उन्होंने लकड़ी के उन लट्ठों के बारे में बताया जो पत्थर में बदल गए थे, धातु के टुकड़े जो उनके अनुसार पुराने जहाज के पुर्जे या कीलें थीं, जानवरों का मल जो पत्थर बन गया था, और यहां तक कि बाल भी। वह धातु डिटेक्टरों का इस्तेमाल करता था और कभी-कभी कहता था कि उसने रडार उपकरणों का उपयोग करके जमीन के नीचे धातु के खंभों के एक पैटर्न का नक्शा बनाया था। वायट ने पास के इलाके में मौजूद विशाल नक्काशीदार पत्थरों की ओर भी इशारा किया। लोग अक्सर इन्हें लंगर पत्थर कहते थे। उनका मानना था कि इन पत्थरों का इस्तेमाल कभी किसी विशाल जहाज को स्थिर रखने के लिए किया जाता था। वर्षों से उन्होंने और उनके समर्थकों ने एक मजबूत कहानी गढ़ी। चट्टान का आकार बाइबल में वर्णित आकार से मेल खाता था। उन्हें जो सामग्रियां मिलीं, वे प्राचीन जहाजों के निर्माण के तरीके से मेल खाती प्रतीत हुईं। आसपास के पत्थर एक बड़ी नाव से संबंधित लग रहे थे। वायट के दावों ने विशेषज्ञों के बीच तीक्ष्ण असहमति पैदा कर दी। कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कहा कि उनके निष्कर्ष गलत थे। उनका तर्क था कि जिस लकड़ी की उन्होंने रिपोर्ट की थी वह वास्तव में ज्वालामुखी चट्टान थी। उनके डिटेक्टर से मिली धातुएं तो बस प्राकृतिक खनिज भंडार थे जो ऐसे स्थानों पर बनते हैं। वह विचित्र संरचना महज एक अजीबोगरीब दृश्य थी। वह किसी भी तरह से किनारे पर फंसा हुआ जहाज नहीं था। आलोचकों ने यह भी कहा कि वायट द्वारा बताए गए रासायनिक परीक्षणों को जहाज की मौजूदगी की कल्पना किए बिना भी समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उनके नमूनों में कार्बन का स्तर, जिसे उन्होंने प्राचीन लकड़ी का प्रमाण बताया था, वास्तव में कुछ विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य मिट्टी के लिए निर्धारित सामान्य सीमा के भीतर था। अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें जो धातु के टुकड़े मिले हैं वे सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित लोहे या अन्य खनिजों के पिंड मात्र हो सकते हैं। कुछ ने तो उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि वायट ने पुरातत्व संबंधी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के कार्य करने के तरीके की तुलना में उनका दृष्टिकोण बहुत अनौपचारिक और जल्दबाजी भरा प्रतीत हुआ। शैक्षणिक समुदाय को उनके निष्कर्षों पर भरोसा नहीं था। तमाम विवादों के बावजूद वायट के काम ने एक अमिट छाप छोड़ी। उनके जोशीले अन्वेषण और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों ने दारुपिनार स्थल में जनहित जगाने में मदद की। उन्होंने अपनी खोजों को अपनी लिखी किताबों, बनाए गए वीडियो और धार्मिक समूहों को दिए गए भाषणों के माध्यम से साझा किया। उन्होंने अपने देखे गए दृश्यों के आधार पर उस नाव के छोटे मॉडल बनाए, जैसा उनका मानना था कि वह दिखती होगी। उन्हें अपनी खोज पर गहरा विश्वास था, और उन्होंने 1999 में
अपनी मृत्यु तक इस पर अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने मिशन से कभी हार नहीं मानी। कहानी रॉन वाइट पर खत्म नहीं हुई। उनके जोशीले समर्पण ने अन्य लोगों को भी खोज जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वह एक विवादास्पद व्यक्ति बन गए जिनके बारे में लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग उन्हें एक साहसी अन्वेषक मानते थे जिन्होंने बाइबल की सच्चाई का पता लगाने के लिए पारंपरिक विज्ञान को चुनौती दी। वहीं अन्य लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिनकी उत्सुकता ने उन्हें ऐसी चीजें दिखाईं जो वास्तव में मौजूद नहीं थीं। चाहे लोग उनसे सहमत हों या न हों, वायट ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने दारूपिनार स्थल को एक अज्ञात स्थान से दुनिया भर में नौका अनुसंधान के सबसे चर्चित स्थानों में से एक बना दिया। उनकी विरासत उन अनेक लोगों के माध्यम से जीवित है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। वे खोजते रहे, सवाल पूछते रहे और उम्मीद करते रहे कि प्राचीन कहानियों में आम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा सच्चाई हो सकती है। वायट ने दिखाया कि दृढ़ संकल्प वाला एक व्यक्ति उस जगह को दुनिया भर में चर्चा में ला सकता है जिसे दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। उनका काम, चाहे सही हो या गलत, भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए उसी स्थल का अध्ययन करने के लिए बेहतर उपकरणों और विधियों का उपयोग करने का रास्ता खोल दिया जाता है। उन्होंने नूह के जहाज के बारे में जो चर्चा शुरू की थी, वह उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। एंड्रयू जोन्स ने खोज जारी रखी। रॉन वाइट के कई वर्षों बाद एंड्रयू जोन्स नामक एक अन्य शोधकर्ता ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जोन्स बचपन से ही आर्क के रहस्य से मोहित थे। उन्होंने बताया कि दारूपिनार संरचना के बारे में उन्होंने सबसे पहले तब सोचना शुरू किया जब वे मिडिल स्कूल में थे। समय के साथ उनकी जिज्ञासा एक गंभीर प्रतिबद्धता में बदल गई। वह उस स्थल का और अधिक गहन अध्ययन करने और वहां अधिक समय बिताने के लिए तुर्की चले गए। यह उनके लिए महज एक शौक नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। एंड्रयू जोन्स नोआज आर्क स्कैन्स नामक एक समूह का नेतृत्व करते हैं। अपनी टीम के साथ उन्होंने उसी दारूपिनार स्थल की आधुनिक जांच की है जिसे वायट बहुत पसंद करते थे। लेकिन जोन्स का काम वायट से अलग है। सतही अवलोकन करने या साधारण उपकरणों का उपयोग करने के बजाय जोन्स का समूह ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करता है। यह तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है। इस रडार उपकरण का संचालन पेशेवर विशेषज्ञ करते हैं। यह रडार सतह के नीचे देख सकता है और बिना कुछ खोदे ही धरती के नीचे की स्थिति की तस्वीरें बना सकता है। इसका मतलब है कि वे स्थल को नुकसान पहुंचाए बिना अन्वेषण कर सकते हैं। जब टीम ने इस संरचना का स्कैन किया तो उनके उपकरणों को कुछ आश्चर्यजनक मिला। टीले के अंदर जमीन से लगभग 8 से 20 फीट नीचे कोणीय आकृतियां और समानांतर रेखाएं थीं। ये कोई यादृच्छिक पैटर्न नहीं थे। जोन्स और उनकी टीम को ये किसी संरचना की दीवारों या कमरों की तरह लग रहे थे। पैटर्न से संकेत मिलता है कि अंदर गलियारे या कक्ष हो सकते हैं। आकृतियों में समकोण और समानांतर रेखाएं थीं, जिससे उन्हें कमरों की दीवारों या सहारे के बीमों का ख्याल आया। जोन्स ने बताया कि ये आकृतियां किसी जहाज के अंदर डेक होने की स्थिति में किसी व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप हैं, जो किसी इमारत में फर्श के समान होते हैं। इस काम को अलग बनाने वाली बात यह थी कि रडार टीम ARC हंटर समुदाय से बाहर की थी। मशीन ऑपरेटर ओरेगन स्थित टोपा 3D नामक कंपनी के लिए काम करते थे। काम शुरू करने से पहले उन्हें दारूपिनार साइट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने स्कैन किए तो उन्हें जो मिला उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। ये भूमिगत आकृतियां सामान्य भूवैज्ञानिक मलबे या चट्टानों जैसी नहीं दिखती थीं। यहां तक कि जिन लोगों को ARC की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन्हें भी ये आकृतियां
असामान्य लगीं। जोन्स के समूह ने मिट्टी और रसायनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन भी किया है। उन्होंने संरचना के अंदर और ठीक उसके बाहर के क्षेत्र से मिट्टी के नमूने एकत्र किए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि संरचना के अंदर कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में मौजूद हैं। जैविक पदार्थ का अर्थ है जीवित प्राणियों से प्राप्त सामग्री। अंदर की मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा भी अधिक होती है, जो एक खनिज है। मिट्टी की अम्लता मापने वाला पीएच स्तर भी बाहर की तुलना में अंदर भिन्न होता है। टीम के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रासायनिक अंतर सड़ी हुई लकड़ी या अन्य जैविक पदार्थों के कारण हो सकते हैं। ये उस तरह के पदार्थ हो सकते हैं जो तब मिलते हैं जब हजारों साल पहले लकड़ी की कोई वस्तु वहां दबी हुई पाई जाती है। साथ ही जोन्स अपने दावों को लेकर बहुत सतर्क हैं। वे खुले तौर पर कहते हैं कि इन रोचक खोजों के बावजूद उन्हें अभी तक प्राचीन लकड़ी का कोई पूरी तरह से संरक्षित टुकड़ा नहीं मिला है। वे जिन्हें निशान कहते हैं, वे सीधे, स्पष्ट लकड़ी के टुकड़े या कलाकृतियों के बजाय रासायनिक संकेत या संरचना के संकेत जैसे हैं। वे और उनके सहयोगी इस बात पर जोर देते हैं कि वे यह दावा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एक पूर्ण अक्षुण्ण चाप मिल गया है। वे पैटर्न और सुरागों के आधार पर जमीन के नीचे संभावित मानव निर्मित वास्तुकला के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। जोन्स आगे के काम की आवश्यकता के बारे में भी बात करते हैं। वह और उनकी टीम का कहना है कि उन्हें भविष्य में कोर ड्रिलिंग करने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि गहरी चट्टान से पतले, नलीनुमा नमूने लेकर नीचे मौजूद चीजों का सीधे तौर पर परीक्षण करना। लेकिन उनका कहना है कि वे किसी भी नाजुक अवशेष की सुरक्षा के लिए ठोस योजना बनाए बिना खुदाई में जल्दबाजी नहीं करेंगे। वे सावधानीपूर्वक खोजबीन करना चाहते हैं और साथ ही वहां मौजूद हर चीज को संरक्षित भी करना चाहते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे स्थल को नुकसान पहुंचाते हैं तो महत्वपूर्ण सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं। यह आधुनिक शोध उन सवालों को नया जीवन देता है जो वायट ने दशकों पहले उठाए थे, जहां वायट ने अपनी अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल किया था। मेटल डिटेक्टर और छोटे नमूनों के साथ जोन्स अधिक उन्नत उपकरण, व्यापक वैज्ञानिक ज्ञान और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेकर आए हैं। वह इस सपने को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अधिक सावधानी, अधिक जांच पड़ताल और इस बात पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए कि वास्तव में क्या सत्यापित किया जा सकता है। जोन्स आर्क हंटर्स की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जुनून को, धैर्य और आशा को सटीक विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। विश्वासियों और संशयवादियों दोनों पर प्रभाव। नूह के जहाज की खोज ने लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया, क्योंकि इसने आस्था, विज्ञान, इतिहास और मानवीय जिज्ञासा सभी को एक साथ छुआ। कई ईसाइयों के लिए यह विचार कि नूह के जहाज जैसी कोई संरचना वास्तव में पृथ्वी के नीचे मौजूद हो सकती है, अत्यंत भावनात्मक था। उन्होंने इसे उस कहानी की याद दिलाने वाला माना जिसे वे बचपन से अपने दिल में संजोए हुए थे। भले ही कोई यह दावा नहीं कर रहा था कि उसे पूर्ण प्रमाण मिल गया है, फिर भी ऐसी संभावना का विचार ही उनके लिए दुनिया को और भी जादुई बना देता था। उन्हें इस विचार से प्रोत्साहन मिलता था कि एक कहानी, जिसे अक्सर केवल एक सबक या प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वास्तव में बहुत पहले की किसी वास्तविक घटना से जुड़ी हो सकती है। इन विश्वासियों के लिए यह खोज एक मौन संदेश की तरह थी, जो उन्हें बता रही थी कि प्राचीन कहानियां कभी-कभी समय की परतों के नीचे सच्चाई के छोटे-छोटे अंश छिपाती हैं। उन्होंने बचपन से ही नूह द्वारा अपने परिवार और जानवरों को भीषण बाढ़ से बचाने के लिए एक विशाल नाव बनाने की कहानी सुनी थी। अब उन्हें उम्मीद जगी
कि यह कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। इससे उन्हें आशा मिली और उनका विश्वास मजबूत हुआ। कई लोगों को लगा कि विज्ञान और आस्था अंततः एक सार्थक तरीके से मिल रहे हैं। उन्होंने इस बात की सराहना की कि आधुनिक तकनीक का उपयोग उनके पवित्र ग्रंथों में वर्णित विषय की खोज के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को बिल्कुल अलग ढंग से देखा। उनका ध्यान मिट्टी के नमूनों, रडार रीडिंग, जमीन के नीचे की असामान्य आकृतियों और इस संभावना पर केंद्रित था कि इस क्षेत्र में कभी लकड़ी की संरचनाएं रही होंगी जो अब कठोर मिट्टी में तब्दील हो चुकी हैं। वे उत्सुक तो थे, लेकिन सावधानी पूर्वक। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वे माप, स्पष्ट परीक्षण और अधिक फील्ड वर्क चाहते थे। उनके लिए यह रोमांच एक भूवैज्ञानिक पहेली की जांच करने, क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन करने और आसपास की चट्टानों से अलग दिखने वाली एक संरचना का अध्ययन करने का मायक अवसर था। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि जमीन के नीचे की आकृति किसी प्राचीन जहाज की रूपरेखा से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी, जबकि अन्य का तर्क था कि प्रकृति स्वयं ऐसी आकृतियां बना सकती है जो आंखों को धोखा दे सकती हैं। पहाड़, पानी, हवा और बर्फ हजारों वर्षों में भूमि को असामान्य पैटर्न में तराश सकते हैं। इस असहमति ने जिज्ञासा को कम नहीं किया, बल्कि इसने शोधकर्ताओं को और अधिक सबूत जुटाने के लिए प्रेरित किया। खासकर इसलिए क्योंकि यह संरचना क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट प्राकृतिक पैटर्न से मेल नहीं खाती थी। वैज्ञानिकों को पता था कि उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। विद्वानों ने इस खोज को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य से देखा। वे इसके सांस्कृतिक महत्व, विश्व भर में बाढ़ की कहानियों की लंबी परंपरा और पुरातत्व एवं धर्म के इतिहास में इस खोज के स्थान को लेकर चिंतित थे। कई विद्वानों ने यह भी उल्लेख किया कि विश्व के विभिन्न भागों की सभ्यताओं में एक महान बाढ़ की कहानियां प्रचलित थीं। प्राचीन मेसोपोटामिया में बाढ़ की कहानियां प्रचलित थीं। सुमेरियन लोगों के पास भी इसी तरह की कहानियां थीं। प्रारंभिक यहूदी कथाओं में नूह की कहानी भी शामिल थी। इससे संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी होगी जिसे कई संस्कृतियों ने याद रखा और दर्ज किया। कुछ इतिहासकारों को यह दिलचस्प लगा कि इसका आकार और स्थान अरारात के पास स्थित पहाड़ों के उल्लेख वाले पुराने वृत्तांतों से मेल खाता है। अन्य लोगों ने बताया कि पहले भी इसी तरह के दावे किए गए थे और उनमें से कई को बाद में खारिज कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने इस नई खोज को आशा और सावधानी के मिले जुले भाव से देखा। वे देखना चाहते थे कि क्या यह गहन विश्लेषण की कसौटी पर खरी उतरेगी। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में लोगों ने उत्साह और बहस के मिले जुले भाव से प्रतिक्रिया दी। जिन लोगों को पुरातत्व में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे अचानक वीडियो देखने, लेख पढ़ने और नए प्रयोगों का अनुसरण करने लगे। बच्चे इस विचार से चकित रह गए कि उनके परदादा परदादी से भी पुरानी कोई कहानी धरती पर अपनी छाप छोड़ सकती है। वयस्कों ने यह कल्पना करना शुरू कर दिया कि हजारों साल पहले लोग चीजें कैसे बनाते थे, यात्रा कैसे करते थे और कठिन समय में कैसे जीवित रहते थे। यहां तक कि जो लोग इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी माना कि संरचना का आकार विचित्र था और इसने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिन पर विचार करना आवश्यक था। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की कोई भी खोज विवादों से परे नहीं होती। कुछ संशयवादियों का कहना था कि यह आकृति सदियों से मिट्टी के खिसकने से बनी एक चट्टान मात्र है। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया कि यदि उस स्थान पर वास्तव में कोई विशाल लकड़ी का पात्र मौजूद होता तो हजारों वर्षों तक उसकी पूरी आकृति का बचा रहना लगभग असंभव होता।
लकड़ी सड़ जाती है, धातु में जंग लग जाती है और समय के साथ लगभग सब कुछ नष्ट हो जाता है। कुछ लोगों का तर्क था कि आर्क के बारे में पहले किए गए दावे गलत या झूठे साबित हुए थे, इसलिए इस दावे पर विश्वास करने से पहले इसकी सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए। मिट्टी के नमूनों की आयु, रडार रीडिंग की सटीकता और क्या प्राचीन लावा प्रवाह से कृत्रिम दिखने वाली आकृतियां बन सकती हैं, इस पर बहसें हुईं। कुछ लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि लोग वही देख रहे हैं जो वे देखना चाहते हैं, न कि वह जो वास्तव में मौजूद है। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्साह कभी-कभी तर्क को धुंधला कर देता है और लोगों को अस्पष्ट साक्ष्यों की व्याख्या इस तरह से करने के लिए प्रेरित करता है जो उनके विश्वासों का समर्थन करती है। इसका निरंतर महत्व और भविष्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, इस खोज का समर्थन करने वालों ने आलोचकों को धैर्यपूर्वक जवाब दिया। उन्होंने रडार स्कैन का हवाला दिया जिसमें जमीन के नीचे सीधी रेखाएं और खंड दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मिट्टी में पाए गए धात्विक अंशों का उल्लेख किया जो प्राकृतिक परिवेश से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि स्थल के आयाम प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पारंपरिक विवरणों के काफी करीब थे। उन्होंने अंतिम प्रमाण का दावा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस संरचना पर गहन शोध होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रमाण इतने असामान्य थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनका मानना था कि यह विवाद स्वस्थ था, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति अक्सर मतभेदों से ही उत्पन्न होती है जो लोगों को अधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई मायनों में इस खोज ने विश्वास और जिज्ञासा के बीच एक सेतु का निर्माण किया। जो लोग आमतौर पर किसी बात पर सहमत नहीं होते थे, वे अचानक माप-तोल, प्राचीन लेखों, भूविज्ञान और प्रारंभिक सभ्यताओं पर चर्चा करने लगे। यहां तक कि बहसों ने भी उनमें एक साझा आश्चर्य का भाव जगाया, क्योंकि इससे पता चला कि मनुष्य आज भी अपने मूल और अपने पूर्वजों को आकार देने वाली कहानियों को समझने में गहरी रुचि रखते हैं। इसने दुनिया को याद दिलाया कि पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और धरती की परतों में आज भी कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर किया जाना बाकी है। इस खोज का महत्व अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस पर काम जारी है। और भी अध्ययन हो रहे हैं, और भी परीक्षण तैयार किए जा रहे हैं, और पहले से कहीं अधिक लोग इस पर नजर रख रहे हैं। वैज्ञानिक सतह से काफी नीचे से नमूने लेने के लिए और अधिक गहराई तक ड्रिलिंग करने की योजना बना रहे हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में इन नमूनों का विश्लेषण करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें प्राचीन कार्बनिक पदार्थों के ऐसे निशान मिलेंगे जिनकी आयु का सटीक निर्धारण किया जा सके। वे स्थल पर पाई गई हर चीज की रासायनिक संरचना को समझना चाहते हैं। इस पल को अद्वितीय बनाने वाली बात केवल जमीन पर बनी आकृति या प्राचीन कथा से मेल खाने वाला स्थान ही नहीं है, बल्कि यह नई तकनीक, धैर्यपूर्वक किए गए जमीनी कार्य, बार बार किए गए परीक्षण और विशेषज्ञों की बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाले हर चीज की जांच करने की तत्परता का संयोजन है। इससे पहले नाव खोजने वाले अक्सर सीमित सबूतों के आधार पर बड़े बड़े दावे करते थे। शोधकर्ताओं की यह नई पीढ़ी अधिक धीमी और सावधानीपूर्वक गति से आगे बढ़ती है। वे अपने निष्कर्ष प्रकाशित करते हैं। वे अन्य वैज्ञानिकों को अपने काम की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं होती तो वे इसे स्वीकार करते हैं, चाहे यह संरचना वास्तव में नूह के जहाज के अवशेष हों या कोई असामान्य प्राकृतिक रचना। इसने इतिहास की खोज के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को पहले ही बदल दिया है। इसने वैज्ञानिकों को स्कैनिंग उपकरणों में सुधार करने और बिना खुदाई किए भूमिगत देखने के बेहतर तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। इस खोज ने पुरातत्वविदों को उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया है
जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था क्योंकि वे बहुत दूरस्थ या असंभव प्रतीत होते थे। इसने विद्वानों को प्राचीन कहानियों को नई जिज्ञासा के साथ फिर से देखने और उन कहानियों के अर्थ के बारे में नए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया है। इस खोज ने यह भी दिखाया है कि आधुनिक तकनीक बहुत पुराने सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, रासायनिक मृदा विश्लेषण और डिजिटल मैपिंग जैसे उपकरण उस समय मौजूद नहीं थे जब पहले के खोजकर्ताओं ने आर्क की खोज की थी। ये उपकरण शोधकर्ताओं को ऐसी जानकारी जुटाने में सक्षम बनाते हैं जो पहले प्राप्त करना असंभव था। ये सतह के नीचे मौजूद चीजों की विस्तृत तस्वीरें बना सकते हैं। वे रासायनिक अंतरों को अत्यंत सटीकता से माप सकते हैं। वे स्थल के विभिन्न भागों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं और विभिन्न पैटर्न खोज सकते हैं। अंततः सबसे सटीक निष्कर्ष यही है कि यह खोज रोचक तो है, लेकिन पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है। कुछ विवरण उम्मीदों के अनुरूप हैं, जबकि अन्य पर और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। उत्साह भी है और सावधानी भी, आशा भी है और धैर्य भी। सच्चाई अभी भी परत दर परत, परीक्षण दर परीक्षण उजागर हो रही है, और यही बात इस कहानी को शक्तिशाली बनाती है। यह दुनिया को याद दिलाती है कि इतिहास अभी स्थिर नहीं है। पृथ्वी में अभी भी रहस्य छिपे हैं, और कभी-कभी मिट्टी के नीचे की एक साधारण आकृति भी लोगों को आश्चर्य, चिंतन और अतीत को समझने की नई इच्छा से भर सकती है। डेरुपिनार स्थल में किसी प्राचीन जहाज के अवशेष हो सकते हैं, या यह एक उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक संरचना हो सकती है जो देखने में जहाज जैसी लगती है। दोनों ही स्थितियों में इसने एक महत्वपूर्ण कार्य करने में सफलता प्राप्त की है। इसने वैज्ञानिकों और विश्वासियों के बीच, संशयवादियों और स्वप्न द्रष्टाओं के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच संवाद को जन्म दिया है। इसने यह दिखाया है कि प्राचीन कथाएं आज भी लोगों के लिए मायने रखती हैं, और सत्य की खोज विभिन्न पृष्ठभूमियों और मान्यताओं वाले लोगों को एकजुट कर सकती है। जैसे जैसे शोध जारी है, दुनिया देखती और प्रतीक्षा करती है, इस उम्मीद में कि प्रत्येक नया परीक्षण उन सवालों के जवाब लाएगा जिन्होंने हजारों वर्षों से मानवता को उलझा रखा है। सत्य की खोज का सफर जारी है, और यह सफर खुद कहानी का हिस्सा बन गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर भी क्लिक करें।